तो कहानी शुरू होती है एक प्रिजन में, और हर प्रिजन की तरह इस प्रिजन में भी औरतों और आदमियों को अलग अलग करके रखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो भी मेल गार्ड्स थे वो अक्सर वहाँ पे जो भी फीमेल कैदियां थी उनके साथ बदतमीजी करते थे और उन्हें इंटीमेट होने के लिए फोर्स करते थे। तो ऐसे ही एक दिन एक ऑफिसर एक फीमेल कैदी के साथ जेल में लगा हुआ था और उसका दोस्त कंट्रोल रूम में सारे सीसीटीवी कैमरास पे नजर रखा हुआ था। लेकिन उनका एक बॉस था जिसका नाम था डा जुआंग, और वो सीधे कंट्रोल रूम में ही आ जाता है। वो ऑफिसर दाजुआंग को बातों में लगाता है और अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश करता है। और फिर दाजुआंग वहां से जाने ही वाला था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे वो ऑफिसर जो कि जेल में उस कैदी के साथ लगा हुआ है उससे गलती से अपना वॉकी टॉकी का बटन दब जाता है, जिससे कंट्रोल रूम में दाजुआंग को उनकी सारी आवाजें आने लग जाती हैं। वो उस ऑफिसर को और उसके दोस्त जो कि इस कंट्रोल रूम में बैठा था इन दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाता है और उन्हें एक अच्छी खासी वार्निंग भी दे देता है कि वो दोबारा ऐसा कुछ ना करे। असल में ये सब चीज़ें इस प्रिजन में काफ़ी टाइम से हो रही हैं दाजुआंग के पीछे से, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है तो उसका दोस्त उससे बात करने के लिए जाता है। लेकिन दाजुआंग उसकी बात नहीं सुनता, वो अपनी बात पे अड़ा रहता है कि ये सब गलत है। और फिर हमें पता चलता है कि इस प्रिजन में दाजुआंग की बहुत इज्जत है, कोई भी उससे टेढ़े मुँह बात नहीं करता, यहाँ तक कि वहाँ के कैदी भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वहाँ बस एक बूढ़ा आदमी है जो कि उससे थोड़ी बहुत बातें करता है। और ऐसे ही एक दिन वो उससे बातें कर रहा था कि तभी दाजुआंग को अंदर से चीखने की आवाज़ें आती है और वो तुरंत दौड़ता हुआ अंदर जाता है। अंदर जाके वो देखता है कि एक लड़की जिसके काफ़ी कपड़े उतर चुके हैं वो हाथ में चाकू लिए खड़ी है, एक औरत को हर्ट भी कर चुकी है और किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही है। असल में वहाँ जो मेल ऑफिसर्स थे वो उन फीमेल कैदियों से चेकिंग के बहाने बदतमीजी कर रहे थे, तो इस लड़की ने सहा नहीं और वो चाकू उठा के उनके सामने खड़ी हो गई। दाजुआंग उस लड़की से वो चाकू छीन कर उसे ज़मीन पे गिरा देता है और फिर उन सारी फीमेल ऑफिसर्स को कहता है कि वो इन कैदियों की चेकिंग पूरी करे और इन्हें इनके सेल में भेजे। लेकिन वहाँ पे एक लड़की थी जो कि अपनी जगह से हिलती ही नहीं है। दाजुआंग उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है तो वो अपने कपड़े उतार कर उससे कहती है कि अगर उसे चेकिंग करनी है तो जल्दी करे। दाजुआंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। और फिर ड्यूटी खत्म होने के बाद वो एक बार में बैठा हुआ था जहाँ पे एक लड़की उसके पास आकर बैठती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दाजुआंग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो वहाँ से उठकर चला जाता है और फिर हमें पता चलता है कि दाजुआंग की एक बीवी हुआ करती थी जिसे उसने एक एक्सीडेंट के चलते खो दिया था, और तब से लेके आज तक दाजुआंग उसी सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। फिर अगले दिन उसकी मुलाकात दोबारा उसी कैदी से होती है जहाँ पे वो उसे गिरने से बचाता है, और तभी वो देखता है कि उस कैदी की शक्ल उसकी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इसलिए फिर वो उसके बारे में पता लगाता है, उसकी फाइल पढ़ता है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बस इतना ही पता चलता है कि उस लड़की का नाम एनसिया है और वो एक अमीर आदमी को मारने के जुर्म में जेल में सज़ा काट रही है। दूसरी ओर जेल के जो पुराने कैदी थे वो एनसिया को बहुत परेशान करते हैं, उसे बुली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनसिया उनसे भिड़ जाती है और फिर उन लोगों में लड़ाई हो जाती है। दाजुआंग वहाँ आकर ऑफिसर्स के ज़रिए उन सबको पनिश करवाता है, लेकिन इस पनिशमेंट में एनसिया को बहुत सीरियस चोट लग जाती है और उसके पेट से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि एनसिया असल में 3 महीने से प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस लड़ाई में चोट लगने की वजह से अब उसका बच्चा मर चुका है। दाजुआंग अगले दिन उससे हॉस्पिटल में मिलने जाता है, लेकिन जाते ही वो क्या देखता है कि एनसिया ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा है, क्योंकि उसने खुद ही अपनी नस काट के अपने आप को मारने की कोशिश की है। वो फ़ौरन डॉक्टर्स को बुलवाता है और वो लोग उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन जैसे ही एनसिया को दोबारा होश आता है वो एक गमला फोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर दोबारा अपनी नस काटने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दाजुआंग वहाँ था उसे रोकने के लिए। वो उसकी आंखों में साफ देख पा रहा था कि अब एनसिया के पास कोई भी वजह बाकी नहीं है जिंदा रहने की और वो अपने बच्चे के साथ ही मर चुकी है। लेकिन फिर भी वो उससे बातें करता है, उसे समझाता है, और काफ़ी देर समझाने के बाद आखिरकार वो उसे मना लेता है खुद को ना मारने के लिए। फिर उसके ठीक हो जाने के बाद दाजुआंग एनसिया को अलग से एक सेल में रखता है जिससे कोई भी दूसरा कैदी उसे परेशान ना कर पाए। पर अब एनसिया को किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही खतरा था, क्योंकि वो खुद ही जीना नहीं चाहती थी। और इसलिए जब उसका लॉयर उससे बात करने आता है तो वो उसके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती, बल्कि उससे कहती है कि अगर जज उससे मौत की सज़ा दे देगा तो वही सबसे अच्छा होगा। और फिर जब अगले दिन उसकी कोर्ट में पेशी थी और उसे जज के सामने पेश किया जाता है तब वो कुछ भी नहीं बोलती, जो कि उसके अगेंस्ट में ही जाता है। इस बात से दाजुआंग भी परेशान हो जाता है और वो उस रात को एनसिया को उसके सेल से निकालकर अपने साथ टेरेस पे ले जाता है, जहाँ पे वो उससे समझाता है। लेकिन एनसिया को लगता है कि दाजुआंग भी बाकी ऑफिसर्स की तरह है, वो बस उसे कंफर्ट करने का नाटक कर रहा है, असल में उसे भी बस उसके साथ सोना है।
इसलिए फिर जब दाजुआंग उसे वापस उसके सेल में लाता है तब वो उसे किस करती है, लेकिन दाजुआंग वहाँ से चला जाता है। फिर वो अमीर आदमी जिसे इंसिया ने मारा था, उसकी बीवी उस जेल में आकर इंसिया से बात करती है और उससे कहती है कि वो उसके मुंह पे कन्फेस करे कि उसने उसके पति को मारा है और उसे बहुत बुरा सलाह भी कहती है। तो ये सब बातें सुनकर इंसिया बहुत ही एंशियस हो जाती है और वो अपने होश खोने लगती है और बेहोश हो जाती है। जब ये खबर दाजुआंग तक पहुंचती है तब वो जाकर सबसे पहले अपने स्टाफ की खबर लेता है, उन्हें अच्छा खासा सुनाता है और ये पूछता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई उस औरत को इंसिया से मिलने देने की, जबकि ये रूल्स के खिलाफ है। और फिर उन्हें अच्छा खासा सुनाने के बाद वो इंसिया से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। अब उसके स्टाफ में सबको दिख रहा था कि वो इंसिया को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, तो उसका एक दोस्त उससे बात करता है और इंसिया के बारे में पूछता है, लेकिन दाजुआंग उसे कोई भी अच्छा जवाब नहीं दे पाता। और फिर उन दोनों की थोड़ी सी बहस के बाद दाजुआंग बहुत ही दुखी होता है और वो जाकर एक बार में शराब पीता है। वो बहुत पेन में था और वो किसी को कैसे बताता कि उसे इंसिया में अपनी वाइफ दिखती है। और फिर जब वो नशे में वापस उस जेल में लौटता है और कंट्रोल रूम में अपने दोस्त से मिलता है तो उसका दोस्त उसे देखते ही समझ जाता है कि वो बहुत ही दर्द में है और उसे इंसिया के पास जाना है, इसलिए फिर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। दाजुआंग इंसिया के सेल में जाता है जहाँ पे वो उसे देखते ही समझ जाती है कि ये भी बहुत दर्द में है, बिल्कुल उसी की तरह। और फिर वो उसे किस करता है और वो दोनों वहीं उस सेल में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इंसिया उसे अपनी कहानी बताती है जहाँ पे वो कहती है कि वो अमीर आदमी असल में अपनी बेटी को मारना चाह रहा था जिसकी वो बेबीसिटर थी, और इसलिए उस बच्ची को बचाने के लिए उसने उस आदमी का खून कर दिया था। तो ये सुनकर दाजुआंग उससे कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था और वो उसे पूरा सपोर्ट करता है। इसके बाद वो दोनों इंसिया के लॉयर के साथ बैठे हुए थे जहाँ पे वो उसे मना लेता है कि वो कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करे, जिससे सेल्फ डिफेंस के चलते उसका केस रद्द कर दिया जाएगा और फिर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। और अब उसके पास एक वजह भी थी जिंदा रहने की, तो वो उसकी बात मान लेती है। वो दोनों अब एक कपल बन चुके थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इंसिया के जेल से छूट जाने के बाद वो क्या करेंगे उसके प्लान्स भी बनाते रहते थे। लेकिन जिस दिन इंसिया की कोर्ट में पेशी हुई उस दिन जज ने इंसिया की बात सुनी ही नहीं, क्योंकि वो जो अमीर आदमी की बीवी थी उसने जज को खरीद लिया था और जज बिना सुने इंसिया को जिंदगी भर जेल में सज़ा काटने की सज़ा सुना देता है। इस बात से इंसिया पूरी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अभी अभी तो उसके पास एक नई वजह आई थी जिंदा रहने की जो कि उससे छिन गई है। और दाजुआंग भी बहुत दुखी होता है, गुस्सा भी होता है और वो उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उनसे बात कर कर इंसिया को जैसे तैसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। और अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था जो कि था इंसिया को जेल से भगाना। इसलिए फिर वो इंसिया के लिए उनके पास वाले देश के जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा देता है जिससे वो वहाँ जाकर आराम से रह पाए, और उनके जेल में जो ट्रक आता था खाना डिलीवर करने के लिए उससे भी पैसे देकर वो खरीद लेता है ताकि वो उस ट्रक में बिठाकर इंसिया को वहाँ से निकाल पाए। अगले दिन सब उनके प्लान के मुताबिक हो रहा था। वो इंसिया को लेकर उस ट्रक की तरफ जा रहा था, लेकिन ऐसा करते हुए उससे उसका एक कलीग देख लेता है जो कि बाकी कलीग्स को इन्फॉर्म कर देता है और फिर वो सारे दाजुआंग को रोकने के लिए आ जाते हैं। दाजुआंग उनसे लड़कर उस ट्रक को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे उसे रोक लेते हैं। पर जब वो ट्रक खोल के देखते हैं तो वहाँ इंसिया नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। और फिर हमें पता चलता है कि दाजुआंग इंसिया को थोड़ी देर पहले ही दूसरे रास्ते से निकाल चुका था और उसने ये सब तो बस उनका ध्यान भटकाने के लिए किया। इंसिया बहुत ज़्यादा दुख में थी, उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से अब दाजुआंग को सज़ा हो जाएगी। लेकिन दाजुआंग खुश था क्योंकि उसने ये सब अपने प्यार के लिए किया था। फिर दाजुआंग को कुछ सालों की सज़ा काटनी पड़ती है और जब उसकी सज़ा ख़त्म हो जाती है तब वो जाकर इंसिया से मिलता है जो कि उसे देखकर बहुत खुश होती है। और फिर यहाँ से वो दोनों आगे अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से बिताते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।